हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मॉडल टेस्ट। अभी थोड़े फ्री हो गए हो तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम नया चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बच्चों, पहले जो चैप्टर, इसके पहले जो हमने चैप्टर स्टडी किया, उसके अंदर पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि लोगों को यह पता था कि मैग्नेटिक फोर्स है, लोगों को यह पता था कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उसका सोर्स क्या है। यस और नो? क्योंकि बहुत सालों पहले उनको ये अनुभव हो चुका था कि भैया मैग्नेटिक फोर्स जैसी कोई चीज है। और शायद आपने भी आपके लोअर स्टैंडर्ड में ये स्टडी किया होगा कि 600 बीसी पहले की बात है। जो मैग्नेशिया नाम का एक आइलैंड था, उसकी कहानी बहुत ही फेमस होती है। जब भी मैग्नेट की बात आती है तो वहां पे यह स्टोरी अपने आप आ जाती है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स आया कहां से, मतलब कि कैसे लोगों को पता चला कि भाई मैग्नेट जैसी कोई चीज होती है। तो उसकी पीछे की जो कहानी होती थी वो यहीं से स्टार्ट होती थी कि मैग्नेशिया नाम का एक आइलैंड, एक टापू रहता था। वहां के बहुत सारे ऐसे चरवाहे थे, लोग थे, जो अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते थे। तो उनके पास उनकी वो लकड़ी रहती थी जिसमें आगे नुकीली सुई रहती थी, लोहे की सुई होती थी, और वो बार बार जमीन से चिपक जाती थी। उतना ही नहीं, उनके जो जूते होते थे, वुडन शूज वो यूज करते थे, तो उसमें भी नुकीली सुई होती थी आयन की, तो वो भी चिपक जाती थी। तो उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कतें आती थी। तो उनको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी उस टाइम पे। तब किसी को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी हो रहा है वो जमीन के साथ कुछ हो रहा है, मतलब कि जमीन में कुछ ऐसा है, वहां की मिट्टी ऐसी है कि जिसके कारण ये कुछ ऐसा हो रहा है कि उनके जो जूते होते थे ना, वो सीधे साधे जूते पहनते थे लकड़े के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब भी उसमें वो आयन की सुई लगी होती थी और तब पहन के जाते तो उनको चलने में प्रॉब्लम होता था, दिक्कतें आती थी। यस और नो? सिमिलरली उनकी जो लकड़ी होती थी वो लकड़ी भी जमीन के साथ चिपक जाती थी, क्योंकि उसमें आगे एक लोहे की सुई लगती थी, ठीक है, तो वो भी चिपक जाती थी। तो उन्होंने कहीं देखा कि भाई ये प्रॉब्लम जो भी है वो कुछ जमीन के साथ है, कुछ मतलब मिट्टी में कुछ ऐसा है कि जिसके साथ हो रहा है, और सबके साथ नहीं हो रहा है। लोहे की कोई चीज है तो उसी के साथ ये हो रहा है। तो वहां से कुछ ऐसा पता लगा कि भाई मैग्नेट जैसी कोई चीज होती है। ये स्टोरी आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। लोअर स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हो। यहीं से कहानी स्टार्ट होती थी। ये सुनो, एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियों को चरवाने के भेड़ बकरियों को लेके गया था। उसके पास अपनी लकड़ी थी, उसमें आगे एक लोहे की सुई लगी थी, और जैसे ही वो अपनी लकड़ी को ऐसे हिला रहा था तो सडनली वो वहां पे चिपक गई। उसने देखा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे ये हुआ, मतलब कि क्यों ये चिपक गई, ऐसा क्या हुआ। उसने थोड़ी छानबीन वगैरह की और फिर वहां से उसको पता लगा कि भाई वहां की जो जमीन है उसमें कुछ ऐसे खनिज तत्व पाए गए हैं कि जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करते हैं। यस और नो? तो ये सारी स्टोरी आपको पता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म उसका सोर्स क्या है वो तो हमने इसके आगे वाले चैप्टर में देख लिया। अभी उसमें बैक जाना है, अभी उस मटेरियल की बात करने वाले कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यस सुनो, अब तक जो स्टडी किया उसका सोर्स क्या था, तो हमने देखा कि मूविंग चार्ज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यस नो? अभी ये देखने वाले कि हमारे पास ऐसे कौन से ऐसे मटेरियल है, या फिर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हो। मैग्नेट की तरह बिहेव करते हो तो उनके टाइप्स कितने हैं। बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट होता क्या है, उसकी फील्ड लाइन क्या होती है, वो सारी चर्चाएं अभी ये चैप्टर में करने वाले। मतलब कि ऐसा मान लो कि वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया, उसका सोर्स पता लगा लिया। अभी हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्या उनको मैग्नेटिक डायपोल की तरह देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है। वो सारी चर्चा हम यहां पे करने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। ये थोड़ी हिस्ट्री वगैरह है, कोई क्वेश्चन में पूछने वाला तो है नहीं। अगर कोई पूछे तो 2 मार्क्स में, अगर कोई किसी को पूछना है, अगर कोई एड़ा पेपर सेटर है तो वो ये पूछ सकता है। यस और नो? बाकी इतना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इंसिडेंट बहुत ही जोरदार है, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा नमूना है, इसको हम इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा नमूना मान सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन तो किया, फिगर भी आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ही ली गई है।
कि भाई वो जमाने में मतलब 1000 ईयर्स पहले की बात है, जब किताब लिखी गई थी तब 1000 ईयर्स पहले की बात थी। तो 1000 ईयर पहले की बात है जब वहां पे एक राजा थे जिनका नाम हुआंग टी था। हुआंग टी बहुत ही फेमस राजा थे वहां के। उनके कुछ इंजीनियर्स थे उस जमाने में। देखो इंजीनियर का नाम क्या था, क्राफ्ट्समैन बोला जाता था उनको। क्राफ्ट्समैन मतलब कि आज के जमाने के वो इंजीनियर बोले जाते हैं। कुछ ऐसा इनोवेटिव बनाने वाले लोग जिसको बोला जाता है क्राफ्ट्समैन, ठीक है। उनके कुछ ऐसे इंजीनियर थे। आज के जमाने के वो इंजीनियर ही हुए, बिना डिग्री वाले इंजीनियर थे। वैसे तो बात तो सही है कि उस जमाने में कुछ इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी, फिर भी वहां पे इंजीनियर जो भी थे, मतलब कि जो ये शौक रखते थे, जो जो अपना पैशन ऐसा रखते कि कुछ इनोवेटिव बनाते थे, तो वो लोग सच में ही दिमाग वाले थे। आज के जमाने के इंजीनियर के सामने तो बहुत ही बढ़िया दिमाग था उनके पास। मतलब कि सोचो ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी इतने बड़े स्ट्रक्चर बना लेते थे। सोचो, इतने बड़े स्ट्रक्चर बना लेते थे। अरे सोचो ना, ये पिरामिड कैसे डेवलप हुआ होगा, मतलब कैसे बनाया होगा उन्होंने पिरामिड। अरे ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे नमूने हैं कि जिसको आप बता सकते हो कि भाई कैसे, मतलब ये पॉसिबल क्या होगा उस जमाने में। ताजमहल बना दिया, लेकिन कैसे, क्या इनके पास उनके इतने सारे रिसोर्सेस थे जितने अब है। आज तो हालत ऐसी है कि भाई एक ब्रिज बनाना, ओवर ब्रिज, वो भी सही से नहीं बन पाता है। मतलब सूरत में तो रिकॉर्ड हो जाता है कि एक ब्रिज बनाने जाते हो, ओवर ब्रिज, तो एक बार तो उसका स्लैब टूटता ही टूटता है। ये रिकॉर्ड होता है उनका। मतलब कि कोई भी ओवर ब्रिज बिना टूटे तो बनता ही नहीं है। कोई भी ओवर ब्रिज बनाओ तो पहले तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक होता ही है उसमें। मतलब ब्रेक के बिना तो उसका सुकन नहीं माना जाता है। आज एक ओवरब्रिज अच्छे से नहीं बना सकते हैं, और उस जमाने में इतने बड़े स्ट्रक्चर बना लिए थे कितने सालों पहले, जो आज भी उतने ही अड़ीखम खड़े हैं। सोचो, जरा सोचने वाली बात हो जाती है। मतलब कि टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, टैलेंट तो है, लेकिन वो टैलेंट कहां पे यूज करना है ना, वो किसी को पता नहीं है। और दूसरा कि भैया टैलेंट तो होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो रिसोर्सेज होने चाहिए, जो हमें मिलने चाहिए, वो मिल नहीं पाते हैं। सीधी सी बात है कि भाई अगर बजट आपको कम मिले और उतने कम बजट में कुछ बनाने को बोला जाए, तो आज सभी लोग लालची है भाई, सभी को पैसा चाहिए। अगर कोई पैसा दोगे तो ही काम करेगा। आज ऐसी टेंडेंसी हो गई, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे पैशनेट लोग थे, राजा के लिए कुछ करते थे, और राजा भी ऐसे थे कि या तो आप ये बनाओ, या तो फिर आपको सीधी सजाए मौत मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा ही कुछ वहां पे था। तो इसीलिए वहां के शिल्पकार, या फिर आप उनको क्राफ्ट्समैन बोलो, या फिर आज के जमाने के इंजीनियर बोलो, बहुत ही मतलब कुशल थे। मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर बनाते थे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिना रिसोर्सेज के ऐसा स्ट्रक्चर बनाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता, अगर हमें हमारी बात करें तो। क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग पढ़ते भी है, 4 साल निकालते, फिर भी कोई इनोवेटिव कुछ भी नहीं करते। और वो लोग ऐसे कि जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ही नहीं थी, फिर भी वो इतना स्ट्रक्चर बना लेते थे। मतलब ये सोचने वाली बात होती है। या सुनो, बस इतना ही होता है कि भाई उन लोगों के पास पैशन था कुछ करने का, कुछ नया कर, वही लोग ये करते थे जो खुद पैशनेट थे। और दूसरा, उनके पास मतलब तब पैसा वगैरह तो चलता नहीं था, तो उनके पास ऐसी कोई लालच नहीं थी कि भाई अगर मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। अगर मुझे इतना ही पैसा मिल रहा है तो मैं इसमें से सिर्फ इतना ही बना सकता हूं, ऐसा तब नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे थे कि जो लोग ऐसा बनाते थे। ये सुनो, खैर उनकी बात अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो भैया ऐसे इंजीनियर मत बनो कि जो सिर्फ नाम के इंजीनियर हो। आप अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो पहले तो सोचो कि आप किसके लिए पैशनेट हो, कौन सी ब्रांच के लिए पैशनेट हो। फिर ऐसा ना हो जाए कि सब लोग मैकेनिकल में जा रहे हैं तो आप भी घुस गए मैकेनिकल में, फिर पता चला कि यार यहाँ पे तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए पहले से अपना इंटरेस्ट कहाँ है, कौन सी फील्ड में है, वो पहले डिसाइड कर लो। अभी आपके पास एक ही साल बचा है, एक साल में आपको ये डिसीजन ले लेना है कि भाई मुझे, मेरा इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में है। फिर ऐसा ना हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का अगर आपको पैशनेट है, यू आर मोर पैशनेट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, रोबोटिक्स, और आप चले जाओ सीधे सिविल में, तो कुछ बात नहीं बनेगी। आपका इंटरेस्ट पहले अंदर से देखो कि क्या करना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है कि नहीं है। कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है, आईटी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और सोचो।
ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर बनोगे, मतलब कोई भी ब्रांच में से इंजीनियर बन के निकल जाओगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। आफ्टर ऑल इट इज ऑल अबाउट योर पैशन, आप जितने पैशनेट हो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। ये सुनो, सीधी सी बात है, टैलेंट देखी जाती है तब। और हमारे इंडिया की बात छोड़ दो, बाहर जाना चाहते हो तो वहां पे तो टैलेंट ही चलती है। ये सुनो, सीधी सी बात है, अगर आप टैलेंटेड हो, ऐसा नहीं है कि आईआईटी में से पढ़ने से सबको मतलब मस्त वाली जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। आईआईटी में से भी पास आउट होना मतलब वो भी एक बहुत ही बड़ा फेज होता है। उसमें से भी सारे 60 बच्चे मान लो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले गए, तो उसमें से सिर्फ 5-6 बच्चे ऐसे होंगे कि जो अच्छे पैकेज के साथ प्लेस हुए होंगे। बाकी के 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम मॉडरेट लेवल के पैकेज के साथ कहीं पे प्लेस होंगे। बाकी वहां पे भी 40 to 50% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर निकले होंगे, बाकी उनको जॉब नहीं मिली होगी। सीधी सी बात है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आईआईटी 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 या फिर एनआईटी एनआईटी एनआईटी, उसमें भी भाई हर एक जगह पे टैलेंट लगता है। आप अगर टैलेंटेड हो तो ही आपको जॉब मिलती है। तो पहले अपना पैशन देखो, ऐसे ही गलती से मतलब मेरा मेरिट इतना आया तो भाई मुझे ये कॉलेज में, ये आईआईटी में मुझे ये मिलने वाली ये ब्रांच मिल जाए, चलो ले लेते, आईआईटी का टैग चाहिए, भाई उससे कुछ नहीं होगा। पूरी जिंदगी की लग जाएगी, सीधी भाषा में बोलो तो पूरी जिंदगी की लग जाएगी। भाई पहले अपना पैशन देखो कि कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो, उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद डिसाइड करो। भाई अगर नहीं मिल रहे ब्रांच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी कॉलेज मर गई है क्या भाई, कॉलेज है, बहुत सारी कॉलेज है, बहुत सारी कॉलेजेस अवेलेबल है, तो उसके लिए सोचो। लेकिन ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज ना मत करो, नहीं तो पूरी लाइफ की लग जाएगी। अभी से बोल रहा हूँ, पूरी लाइफ की लग जाएगी। यस और नो? आप फिर अपने आप को कोसते रहोगे पूरी लाइफ की, भाई मैंने ये कौन सा डिसीजन ले लिया, मुझे ये ब्रांच में जाना था लेकिन मेरिट की वजह से मुझे सिर्फ आईआईटी का टैग चाहिए था, एनआईटी का टैग चाहिए था, इसके लिए मैंने ये वाली ब्रांच पकड़ ली। अरे ऐसा मत करना भाई, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक बार कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आपको आईआईटी की ही पड़ी है, आईआईटी में ही जाना है, तो भाई फिर ड्रॉप कर लेना, एक साल वापिस प्रिपरेशन करना, उतना मेरिट लेके आना, फिर एडमिशन लेना। लेकिन ब्रांच में डोंट कॉम्प्रोमाइज, ये मत करना, नहीं तो पूरी लाइफ की लग जाएगी। वहां पे क्या है कि एक साल का ड्रॉप लोगे तो सिर्फ एक साल की लगेगी, लेकिन वहां पे अगर आपने गलत ब्रांच ले ली और उसमें आपको मान लो कि कुछ टप्पा ही नहीं पड़ा, वहां पे जाके आपको पता यार मैंने कौन सी ब्रांच ले ली, तो फिर पूरे साल की नहीं, पूरी लाइफ की लग जाएगी भाई। क्योंकि अभी उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, उसके बाद एक ऑप्शन है कि आप एक साल के बाद अपनी ब्रांच क्विट कर लो, वापिस आईआईटी जेडबलई की एग्जाम, मतलब जेडबलई का आप एग्जाम का कंप्लीट करो, सारी प्रोसीजर कंप्लीट करो, मेरिट उतना लेके आओ और फिर अपनी मनचाही ब्रांच में चले जाओ। ये सुनो, यही एक ऑप्शन है। या फिर कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लो और कुछ उससे लोअर कैटेगरी की कोई एक कॉलेज पकड़ लो, वहां से देखो, हीरा होता है ना, वो कहीं से भी चमक जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज में जाएगा तो ही चमकेगा, चमकना है तो कहीं से भी चमकेगा, अंधेरा होगा तो कहीं पे भी हीरा चमकेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, चमकना है तो कहीं से भी चमकेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके अंदर वो हीरा है तो आप कोई भी कॉलेज मैटर नहीं करती है भाई, कॉलेज मैटर नहीं करती है, तो कहीं से भी चमकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखना है तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी है जो ड्रॉप आउट हुए हैं, अपनी बड़ी सी कंपनी खड़ी कर दी उन लोगों ने। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं आपके पास, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खैर चलो, हमें कोई फिलोसॉफी की बात तो करनी है नहीं, लेकिन ये इंजीनियर आया ना, तो क्योंकि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई एक बार कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना हो ना तो कर लेना, लेकिन ब्रांच में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करियो। ये हमारा आपको हम्बल रिक्वेस्ट है। जो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं उनके लिए था। ठीक है, चलो। तो उन्होंने कुछ ऐसा एक नमूना बनाया था, इसको हम बोलेंगे चैरियट, मतलब कि रथ जो होता है ना, रथ राजा महाराजा का रथ होता है, वो चैरियट एक बनाया था। वो ऐसा एक नमूना था कि वो हमेशा उसमें जो ये मूर्ति लगी है ना, ये मूर्ति, आप ये रथ को कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, ये चैरियट को कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, ये रथ हमेशा साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करता था। ये ऐसा एक उन्होंने नमूना बना दिया, एक मैकेनिज्म बना दिया था। और उसी से, ये नमूने की वजह से ही वो ना एक अपनी बहुत बड़ी जंग जीत पाए थे। ये राजा जो भी थे, हुआंग, वो एक बहुत बड़ी जंग जीत पाए थे। मतलब कि ऐसी सिचुएशन, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी, फॉगी एटमॉस्फेयर था, फिर भी वो इसी नमूने की वजह से, क्योंकि ये आपको सिर्फ साउथ डायरेक्शन परफेक्टली दिखा सकती थी,
तो यहाँ पे सेंटेंस वगैरह में तो लिखा है कि उन्होंने इसी की वजह से पीछे से अटैक करके, फॉगी एटमॉस्फेयर में पीछे से अटैक करके उन्होंने जंग जीत ली थी। यस और नो? तो ये नमूना उनके लिए बहुत ही मायने रखता था, और ये ऐसा नमूना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ऐसा कमाल था कि भाई ये रथ को आप कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, क्योंकि तब ना कंपास वगैरह नहीं थे मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये नमूना ऐसा था कि आप ये रथ को कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन ये जो मूर्ति थी ना, उसकी जो उंगली है ना, वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करती थी। और उसके लिए हमारे पास YouTube वीडियो भी है, तो मैं यहां से YouTube वीडियो चलाने जा रहा हूं, आप देख लो कि रथ को कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, ये जो नमूना है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करता था। तो आइए देखते हैं वीडियो। सोर्स इज टेकन फ्रॉम द यूट्यूब, ये बोलना पड़ता है भाई, यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं ना, ये अपना लेक्चर भी इसीलिए बोलना पड़ता है भाई। तो दिस सोर्स इज टेकन फ्रॉम द यूट्यूब। तो जिन्होंने ये बनाया बहुत ही बढ़िया बनाया, देखो ध्यान से क्या है इसके साथ भाई, ऐसा मत कर भाई, चल जा। अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम वीडियो। अच्छा, रिफ्रेश एक बार। हाँ, देखो, आप देखो ध्यान से, रथ को कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, देखो देख रहे हो आप, लेकिन वो जो मूर्ति है वो एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे, साउथ को ही। देखो देखो, आप कहीं पे भी लेके जाओ, कोई भी डायरेक्शन में घुमा के लेके जाओ, लेकिन वो मूर्ति जो भी है वो साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करती है। ये बहुत ही बड़ा नमूना बनाया गया था उस टाइम पे। देख रहे हो आप, कोई भी डायरेक्शन में उसको लेके जाओ, कोई भी डायरेक्शन, ये मूर्ति जो भी है उसकी जो उंगली है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करती है। तो आप ये वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो साउथ पॉइंटिंग चैरियोट, इतना लिखो तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको ये मैकेनिज्म समझाएगा। उनकी जो मैकेनिज्म थी ना वो कुछ अलग टाइप की थी, और उस मैकेनिज्म से आप ये आइडेंटिफाई कर पाते थे, मतलब कि डायरेक्शन को तो आपने देख लिया होगा शायद। ठीक है, तो चलो अपने वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये उन्होंने एक बहुत ही कमाल का नमूना यहाँ पे बनाया था चैरियोट, कि जो कोई भी डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, लेकिन ये मूर्ति जो भी थी ना वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट करती थी। ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ हमारा कंपास भी करता है। कंपास का रोल क्या होता है? नॉर्थ वाली डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना, मतलब कि सही डायरेक्शन दिखाना। दिशा में अगर आप भटक चुके हो, आप कहीं पे जा रहे हो, आपके पास दिशा आइडेंटिटी मतलब कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप कंपास का यूज कर सकते हो, ताकि आप पता लगा पाओ कि यहाँ पे कौन सी वाली नॉर्थ है, कौन सी वाली साउथ है, और उस हिसाब से आप फिर वेस्ट एंड ईस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये उस जमाने का एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जाम्पल था कि तब उस जमाने में जब ये कंपास वगैरह नहीं चलते, तब वहां के तब के जमाने के जो क्राफ्ट्समैन थे, मतलब कि आज के जमाने के इंजीनियर बोल दो, वो इंजीनियरों ने एक ऐसा कमाल का नमूना यहाँ पे बनाया था कि जो कोई भी डायरेक्शन में रथ को घुमा दिया जाए, चैरियट को कोई भी डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, लेकिन वो मूर्ति जो भी थी वो हमेशा साउथ को ही पॉइंट आउट करती थी। तो उसकी वजह से वो राजा ना अपनी जंग जीत पाए थे। तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में भी। ये सुनो, चलिए आगे बढ़े क्या? तो अभी बहुत सारे हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि भाई हाँ ये सब मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है, मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन या फिर ब्रीफ द सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग टू द मैग्नेटिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले ये थोड़े बहुत यहाँ पे नोन आइडियाज रिगार्डिंग टू द मैग्नेटिज्म क्या थे। तो पहला पहला जो भी था वो ये कि अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ ए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला गया है? ये सारी चीजें ना आप अर्थ एज ए मैग्नेट जब भी ये पॉइंट आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अभी कैसे पता चला कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास कंपास है। ठीक है, कंपास का अभी के जमाने में तो आप कंपास यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंपास का यूज कर लो। कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। यस और नो? लेकिन अगर हमें ये कैसे लोगों को पता चला था कि ये अर्थ जो भी है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और क्यों अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका रीजन आपको
अर्थ एज ए मैग्नेट, जब भी हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे तब समझ में आ जाएगा। यस और नो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ भी हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अभी उसका, क्योंकि मैग्नेटिज्म का सोर्स जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? मूविंग चार्ज। तो उसी को आप अर्थ के साथ भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि अर्थ बहुत सारे ऐसे मटेरियल है, मेटल है, उनसे बनी है। तो वो सारे जो भी आयंस वगैरह है जो अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ स्टेडी नहीं है ना, वो तो रोटेट हो रही है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है। तो रोटेट होने के कारण वहां पे वो जो सारे आयंस है ना, वो मूविंग चार्ज बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं वही उनकी वजह से ही वो अर्थ ना मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगती है। लेकिन उसका मैग्नेट कैसा होता है, और कितने एंगल पे वो मुड़ा हुआ होता है, वो सारी चीजें ना हम अर्थ एज ए मैग्नेट में देखेंगे। अभी के लिए ये पॉइंट आप समझ लो कि अर्थ भी हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ऑब्वियसली अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि तभी तो कंपास का यूज कर पाते हैं, सीधी सी बात है ना। कंपास का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? अर्थ के मैग्नेट को ही तो वो डिटेक्ट करता है। ये सुनो, और अर्थ के मैग्नेट को डिटेक्ट करने से ही तो हमें पता चलता है कि भैया ये वाला जियोग्राफिक अर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये वाला जियोग्राफिक साउथ है। या सुनो, क्लियर है? दूसरा, when a bar magnet is freely suspended, its point in the north and south direction. The tip which points to the geographic north is called the north pole, and the tip which points to the geographic south is called the south pole of that magnet. Second point. सेकंड पॉइंट हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे कि भाई मैग्नेट को ना फ्रीली यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया होगा, तो तब उन्होंने देखा होगा कि मैग्नेट जब भी फ्री, कोई भी बार मैग्नेट जब भी किसी ऐसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो उसका जो बार मैग्नेट वो रोटेट होकर उसका जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो अरेंज होता है। मतलब कि उसका जो एक टिप होता था वो जियोग्राफिक नॉर्थ को आइडेंटिफाई करता था, और दूसरा जो भी होता था वो जियोग्राफिक साउथ को आइडेंटिफाई करता था। यस और नो? तो उस तरह से देखो, यहाँ पे ना एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि अर्थ का मैग्नेट होता है ना, अर्थ का मैग्नेट थोड़ा उल्टा होता है। हम जिसको यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है जियोग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ जो भी है उससे कंपैरिजन में मैग्नेटिक नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है वही हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। लेकिन जो अर्थ जो भी है ना, अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट मान लो, वो अर्थ उल्टा होगा। हम हमारा जो कंपास का जो भी वो मैग्नेटिक सुई है, वो जो आइडेंटिफाई करती है ना, उसके हिसाब से हम उसको मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ नाम देते हैं। बाकी अर्थ में अगर देखने जाओ तो अर्थ में वो मैग्नेट उल्टा होगा। मतलब कि जहां पे हमारा जियोग्राफिक साउथ है वहां पे अर्थ का जो मैग्नेट है ना उसका नॉर्थ होगा। यस नो? ये बात आपको तब समझ में आएगी। अभी के लिए इतना अज्यूम कर लो कि यहां से अगर किसी बार मैग्नेट को हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, मतलब कि उसको फ्री कर दे रोटेट होने के लिए, तो वो अपने आप अलाइन हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो जहां पे उसका नॉर्थ पोल दिखेगा उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ। वो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन वो पॉइंट आउट करेगा जियोग्राफिक नॉर्थ को। और जो उसका मैग्नेटिक साउथ होगा, ठीक है, उसकी जो साउथ वाला पोल होगा वो हमें दिखाएगा जियोग्राफिक साउथ को। यस और नो? Next, there is a repulsive force when north pole of two magnets are brought closer together, and there is an attractive force between the north pole of the one magnet and the south pole of the other magnet. अभी ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, आप मैग्नेट से खेले होंगे तो आपको ये पता होगा। कैसा नो कि अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को सामने लाते हो या फिर साउथ साउथ को आप सामने लाने की कोशिश करते हो तो हमेशा रिपल्जन होता है। लेकिन अगर नॉर्थ को साउथ के नजदीक लाते हो तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। यस और नो? तो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। ठीक है, उन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ को सामने लाए या फिर साउथ साउथ को लेके आए तो हमेशा रिपल्जन होता है। मैग्नेट से खेले होंगे तो आपको ये पता होगा। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट आइसोलेट the north or the south pole of a magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. मतलब कि यहां पे किसी भी मैग्नेट को आप बीच में से ब्रेक कर दो या फिर उसके दो टुकड़े कर दिए जाए, तो यहां पे जो दो टुकड़े होंगे ना वो दोनों इंडिविजुअल बार मैग्नेट की तरह काम करेंगे। मतलब कि यहां पे कोई भी मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ
मतलब कि दोनों पोल को यहां पे कंपलसरी होते ही है, किसी भी एक पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई, मान लो कि एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, मान लो कि ये इसका अभी नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, मैं बीच में से इसको यहां से आइसोलेट कर दूं तो अभी मेरे पास दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे, दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये दो मैग्नेट बने, वो अपने हिसाब से अभी दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर, ये साउथ बनेगा, नॉर्थ बनेगा, मान लो कि ये साउथ है तो ये नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों इंडिविजुअल एक अपना बार मैग्नेट बना लेंगे, लेकिन कभी भी नॉर्थ को या साउथ को यहां से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी मैग्नेट अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके पास दोनों पोल होते ही होते हैं। आप अगर चाहो तो उसके टुकड़े कर दो तो भी वो छोटे छोटे जो भी टुकड़े होंगे वो खुद एक मैग्नेट बना लेंगे, उसके पास अपना नॉर्थ पोल भी आ जाएगा, साउथ भी आ जाएगा, या सुनो वो खुद अपना एक मैग्नेट अलग से बना लेंगे। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी वीक हो जाएगी, मतलब कि जितनी स्ट्रेंथ इसकी थी उतनी स्ट्रेंथ इन दोनों की नहीं होगी, वो समझ सकते हैं, या सुनो। लेकिन अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये समझने वाली बात है कि कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए मैंने ना, जब भी हमने वो मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी और हमने बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद हमने बीच में कॉइल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, तब मैंने बोला भी था शायद आपको कि यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो हम कभी भी इसको पूरा नहीं दिखाते, हम इसको आधा ही दिखाते। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि हम ये मैग्नेट जो भी है ना, वो कभी भी आधा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये नॉर्थ है तो इसका ये जो होगा, ये पोर्शन वो साउथ होगा, इसका ये पोल साउथ होगा। अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे इसका एक और पोल होगा नॉर्थ। लेकिन हम दिखाने के लिए सिर्फ इसको हाफ ही दिखाते हैं, या सुनो, क्योंकि हमें कितनी जरूरत होती है, नॉर्थ से साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, तो जितनी जरूरत होती है उतना दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर सकता है और यहाँ पे अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप बार मैग्नेट को बीच में से कट भी कर लोगे ना, तो दोनों जो टुकड़े होंगे वो दोनों टुकड़े इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगे हो, उनका अलग से नॉर्थ एंड साउथ पोल वहां पे एग्जिस्ट हो जाएगा, यस और नो। तो ये आपको समझना है, यस। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी वीक हो जाएगी। सीधी सी बात है कि बड़ा मैग्नेट था तो उसका फील्ड भी उतना बड़ा होगा, उतनी दूर तक पहुंचेगा। वैसे ही मैग्नेट छोटा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी भी उतनी दूर नहीं पहुंचेगी जितना पहले पहुंच रही थी, यस और नो, समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों पोल अलग होके एग्जिस्टेंस हो, ये पॉसिबल नहीं है, यस और नो, समझ में आया। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ और साउथ पोल, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट यहां पे क्या है, लास्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। हाँ जी, ये हम देखेंगे और सारे मटेरियल वगैरह देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज, ऐसा बोला जाता है। या शायद आपने और लोअर स्टैंडर्ड में ये स्टोरी भी सुनी होगी कि अगर आप किसी लोहे की सोई को, जो सोई, नुकीली सोई होती है, सुई, उस सुई को अगर आप जमीन में गाड़ दो और थोड़े 2-3 साल के बाद उसको आप निकालोगे तो वो आयन की, जो लोहे की सुई थी, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम इसको जमीन में गाड़ते हैं तो वहां पे होता यह कि क्योंकि अर्थ वहां पे स्टेडी नहीं है, अर्थ रोटेशन में है, तो अर्थ के अंदर, अर्थ भी जिस मटेरियल से बनी है, उसके जो भी आयंस वगैरह है, वो सारे आयंस वगैरह जो भी है वो सारे क्योंकि मोशन में होते हैं ना। जैसे कि हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के ऑर्बिट कर रहा है तो वो भी हम एक चार्ज की तरह मान सकते हैं और उसको हम एक रिंग, उसका जो पाथ है उसको रिंग की तरह मान सकते हैं और उसको हम उसी की बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकते हैं, यस सुनो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अर्थ घूम रही है तो वहां पे वो जो सुई हमने गाड़ी है वो भी वहां पे रोटेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस होगा और मूविंग चार्ज ही तो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो कहीं ना कहीं अपने आप वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, अपने आप वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वो मैग्नेट बन जाता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी भी आपने वो देखा है क्या, क्या बोलते हैं हमने, स्क्रू ड्राइवर जो भी होता है ना, वो स्क्रू को, मतलब कि अभी मैग्नेट वाले स्क्रू ड्राइवर आते हैं, देखा था आपने, देखा है कभी? मैग्नेट वाले स्क्रूज आते हैं, सॉरी स्क्रू ड्राइवर आते हैं, ताकि स्क्रू को वो तुरंत ही वहां पे अट्रैक्ट कर ले, ताकि अगर आपको अंदर तक जाके स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू को फिट करना होता है
तो आप उसको आसानी से बाहर भी निकाल सकते हो और उसको अंदर सीधा लेके भी जा सकते हो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद होता क्या पता है, बार बार आप उसको निकालते हो और बार बार अंदर लेके जाते हो, तो थोड़े टाइम के बाद होता यह है कि वो स्क्रू होता है ना, उसके पास भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। या सुनो, उसके वो भी खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव, मतलब कि दो स्क्रू को अगर फिर आप उसके बाद थोड़े टाइम तक आप ऐसा करते रहो तो दो स्क्रू को आप एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो उनके अंदर भी वो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे किसी, मैंने बोला कि एक लोहे की सुई है, उसको आप जमीन में गाड़ दो और 1-2 साल के बाद उसको निकालोगे तो वो कंप्लीटली मैग्नेट में कन्वर्ट हो। 2 साल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको अंदर गाड़ दो, थोड़ा टाइम दो उसको, ठीक है, उसके बाद आप निकल तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, आई डोंट नो वो आया था कि नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ने में आया था, मैंने ये भी पढ़ा था। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए सम कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग टू दी मैग्नेटिज्म, कि एक अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट को अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दे तो वो रोटेट होकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। यस और नो? दो नॉर्थ के बीच में, दो साउथ के बीच में हमेशा रिपल्जन होता है और नॉर्थ एंड साउथ के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। उसके बाद क्या देखें, उसके बाद ये देखें कि हम कभी भी किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किसी बार मैग्नेट को बीच में से काट लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए तो दोनों टुकड़े यहाँ पे इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, मतलब कि उसके पास अपने नॉर्थ साउथ पोल अपने आप वहां पे बिल्डअप हो जाएंगे। यस और नो? एंड द लास्ट वन इज इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट, बार मैग्नेट। अच्छा, अभी यहाँ पे बार मैग्नेट मतलब कि ये कॉमनली यूज डाइपोल। देखो अभी ना मैग्नेट को मैं यहाँ पे डाइपोल से ही बोलूंगा, डाइपोल ही नाम दूंगा कि भाई, क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या वो हम इसके पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, हमें पता है। ये सुनो कि डाइपोल होता क्या है। और बार मैग्नेट, मैंने बोला कि कोई भी मैग्नेट है वो अपने दोनों पोल को साथ में ही रखता है। अगर उसके टुकड़े कर दो तो भी उसके नॉर्थ एंड साउथ तो वहां पे होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक डाइपोल है, उसके पास दोनों पोल है। यस नो? तो ये डाइपोल है। तो हमारे लिए अभी से मैग्नेट जो भी होंगे वो मैग्नेट हमेशा डाइपोल ही होंगे। यस और नो? ठीक है, तो हम इसको डाइपोल की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्या आपने बार मैग्नेट देखा है? बहुत बार यूज भी किया होगा भाई, आप खेले भी होंगे, बहुत बार यूज भी किया, आपने देखा भी होगा बार मैग्नेट। ये सुनो, अच्छा उसमें आपने कभी ये वाली पैटर्न देखी है क्या? वैसे ये आपने सिर्फ स्टडी ही, मतलब स्टडी मतलब कि स्टडी में आया होगा, सेंटेंस में ही देखा होगा, लेकिन सच में ऐसा होता है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जिसमें ये वाले एक्सपेरिमेंट आपको दिखेंगे। आपने बार बार ऐसा देखा भी होगा, वहां पे सेंटेंस पढ़ा भी होगा, लेकिन वो आप यूट्यूब से जाके ऐसे एनिमेशन देख सकते हो। ठीक है क्या कि अगर आप किसी आयन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया जाए, मान लो कि एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट को ले लो, उसके ऊपर ना आपको क्या करना है, एक ग्लास की प्लेट लगा देनी है। ठीक है, ग्लास की प्लेट, मतलब कि वो थिक नहीं होनी, उतनी थिक नहीं होनी चाहिए, वो पतली सी होनी चाहिए। वो ग्लास की प्लेट ऊपर रख दो, उसके ऊपर क्या करना है आपको, यहाँ पे वो आयन फिलिंग्स होते हैं उसके, उसको स्प्रिंकल करना है। जैसे आप स्प्रिंकल करोगे ना तो वो सारे जो आयन आयन के छोटे छोटे वो जो एटम्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ये एनसीईआरटी की फिगर है, कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला जो सोर्स मैंने इंटरनेट से लिया है ये इमेज, तो वहां पे आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो आपको कुछ ऐसी पैटर्न दिखेगी बार मैग्नेट पे, आपको ये आयन के जो भी फीलिंग्स है वो उस तरह से अरेंज हो जाएंगे। यस और नो? ऐसी कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। यस और नो? तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो आप ये पाओगे कि भाई यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो सारे अलाइन हुए ना, उसी को आप फील्ड लाइन की तरह यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। यस और नो? तो ये सिंपल सा पॉइंट है, बार मैग्नेट होता क्या है। एक ऐसा मैग्नेट जिसके पास अपना, वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसके पास अपना बार की तरह, एक बार की तरह ऐसा शेप वाला हो, और जो उसके पास दोनों पोल साथ में रखे हुए हो। ऑब्वियसली अगर मैग्नेट है तो उसके दोनों पोल साथ में होंगे ही होंगे। यस नो? और जब उसके ऊपर किसी आयन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया जाए तो वो सारे कुछ इस तरह से अलाइन हो जाए, उसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अलाइन ऐसे ही होंगे, लेकिन उसकी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही बनेगी हमारे पास। ये सुनो, ऐसे ही फील्ड लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो ये होगा हमारा बार मैग्नेट। अभी बात करते हैं फील्ड लाइंस की, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस की। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, कोई भी फील्ड है, एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं।
फील्ड को देख नहीं पाते, सीधी सी बात है। खैर यहाँ पे तो आपको ये पैटर्न दिख रही है, तो पैटर्न से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उसके पैटर्न से तो पता लग सकती है, यस और नो। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि भाई मेरे पास ऐसे आयन की फीलिंग्स नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं किसी के फील्ड को यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं? देखो, फील्ड को ड्रॉ करना मतलब कि हमें कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करना। फील्ड को शो करने के लिए हमारे पास जो परिकल्पनाएं हैं उसको बोला जाता है फील्ड लाइंस। फील्ड देख नहीं पाते, लेकिन फील्ड को अगर मुझे ऑन पेपर दिखाना है तो क्या मैं एवरी टाइम ऐसा करूं? मतलब मैग्नेट लूं, उसके ऊपर ये आयन फीलिंग्स को मैं स्प्रिंकल करता जाऊं, जो भी बनेगा वो उसका फील्ड शो करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ऑन पेपर हमें कुछ दिखाना है तो हमें कुछ ऐसा, हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फील्ड को शो कर सके। हाँ भाई, ऐसा फील्ड यहाँ पे ऐसा फील्ड होगा, यहाँ पे ऐसा फील्ड होगा, यहाँ पे स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वीक होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी थी, वैसे ही यहां पे हमें 4 प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी स्टडी करनी है। मतलब कि किसी भी मैग्नेट को आप कहीं पर रखते हो तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको हम ऑन पेपर अगर किसी कॉन्सेप्ट से शो कर दे, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वाली जो फील्ड लाइन है, ये पहली फिगर जो भी है वो बार मैग्नेट की है, ये सोलेनोइड की है, और नीचे जो भी है वो हमारा जो भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी फील्ड लाइन हमने नीचे ड्रॉ की है। ठीक है, तो नीचे वाली जो आखिरी फिगर है ना, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे प्लस माइनस दिखाया गया है। मैग्नेट के केस में प्लस माइनस नहीं आता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल आता है, यस और नो। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस है। और यहाँ पे पहली जो फील्ड है, पहली फिगर है वो क्या है? पहली फिगर जो भी है वो बार मैग्नेट की, मैं इसको लिखता हूं बार मैग्नेट की फील्ड लाइन। और ये वाली जो फील्ड लाइन है वो हमारी सोलेनोइड की है। हमने देखा था कि करंट कैरिंग जो लूप होती है ना, वो भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, हमने देख लिया सारी चीजें, ये सुनो। तो अगर बार मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप भी बार मैग्नेट की तरह, मतलब कि डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि लूप के टर्न्स बढ़ा दो तो बनेगा सोलेनोइड, तो सोलेनोइड भी यहाँ पे डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है, यस और नो। सिंपल सी बात है, और वो सारी चीजें हम चर्चा में भी लेंगे, आगे जाएंगे तो चर्चा में भी लेंगे, यस और नो। तो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे वहां पे देखे थे उसी तरह यहां पे भी आपको वही प्रॉपर्टी याद रखनी है। 4 प्रॉपर्टी है, थोड़ी अलग होगी, एक प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होगी क्योंकि वहां पे क्लोज लूप नहीं बनता था, यहां पे बनेगा। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और सोलेनोइड। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि भाई सोलेनोइड भी हम बना सकते हैं और बार मैग्नेट भी एग्जिस्ट करते हैं। सोलेनोइड हमने बनाई, करंट को फ्लो करवाने के बाद हमने बनाया हुआ एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि जिसको हम मैग्नेट की तरह या फिर डाइपोल की तरह यूज कर सकते हैं, यस और नो। इसलिए दोनों की अगर फील्ड लाइन को आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगी। आप इसको देखो या फिर इसको देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगी। और उसकी प्रॉपर्टी को आप अगर इसके साथ कंपेयर करते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, तो भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ऐसा दिख रहा है, यस और नो। हाँ, क्लोज लूप नहीं बन रही है, क्लोज लूप नहीं बन रही है, यस और नो। ये एक है कि क्लोज लूप नहीं बन रही है। मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं, मैग्नेट के केस में फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। लेकिन अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्लोज लूप नहीं बन रही, लेकिन डाइपोल के केस में आप देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर कुछ सेम जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि ये क्लोज लूप बना रहा है, ये फील्ड लाइन बना, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्लोज लूप नहीं बनेगा, बस इतना फर्क होगा, यस और नो। चलो तो देखते जाते हैं। द मैग्नेटिक, पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। मतलब कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट है या चाहे सोलेनोइड को आपने मैग्नेटिक डाइपोल की तरह यूज किया हो, यहाँ पे जो भी फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, क्लोज लूप यहां पे बनेगी, यस और नो। पहली प्रॉपर्टी यही हमें दिखा रही है, यस और नो। और ये बात सही भी है। अगर आप देखोगे बाहर, मैग्नेट के बाहर देखोगे तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती है, और अंदर देखोगे तो वही साउथ से लेके नॉर्थ तक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट क्लोज लूप बनाएगी। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ नहीं होता है, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है। क्योंकि अगर आप सोचो ना, यही फील्ड लाइन की आप बात करो तो ये फील्ड लाइन अगर आप बाहर देखोगे तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती दिखेगी,
लेकिन जैसे ही अंदर चले गए तो अंदर वो साउथ से वापस नॉर्थ तक जाती दिखेगी, तो कहीं ना कहीं वो क्लोज लूप बनाने ही वाली है। यस और नो? तो हमें ये याद रखना है कि मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। ये आप समझ सकते हो, ऐसा ही पॉइंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी था। जैसे कि मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूं, तो यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूं तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। अगर मैं यहां पे बनाता हूं, यहां का एक पॉइंट चूज करता हूं, यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है वो आपको दिखाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो यहां से भी चेंज होते 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 ऐसे ऐसे मुड़ेगी। यस और नो? तो कहीं ना कहीं एवरी पॉइंट यू आर गेटिंग सम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे खड़े हो, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में वो देखना है, तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं, यहां पे एक टेंजेंट बना दो। आपने जो टेंजेंट बनाया ना, वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, वही डायरेक्शन में ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यस और नो? तो आप उस तरह से वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता लगा सकते हो। यस और नो? ये वाला पॉइंट सेम है, वहां पे भी ऐसा ही एक पॉइंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी आप कहीं भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, वो डायरेक्शन क्या शो करेगी, वो डायरेक्शन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में है वो पॉइंट पे वो शो करेगी। क्लियर है? वो शो करेगी। चलो यहां पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर। यहां पे देखो, ये है हमारा रीजियन नंबर 2, ये पूरा रीजियन नंबर 2 है एंड ये पूरा रीजियन नंबर 1 है। तो आप देख सकते हो कि रीजियन नंबर 2 में देखो यहां पे लिखा बी इज लार्जर अराउंड रीजियन 2 देन इन रीजियन 1, मतलब कि कंपेयर टू रीजियन 1, रीजियन 2 में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। यस नो? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये आप समझ सकते हो, ऐसा ही सेम पॉइंट वहां पे भी पड़े थे। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, मान लो कि यहाँ पे ये एरिया को देखोगे तो यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करी, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, कंजस्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और यहां पे देखोगे तो सिर्फ इतने एरिया में सिर्फ दो ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब कि यहाँ पे वो छोटी छवाई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस नो? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू ये वाला रीजन, यहाँ पे फील्ड वीक है। यस नो? फील्ड वीक है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर पर्टिकुलर आपने एरिया पसंद कर लिया, उतने एरिया में से अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, मतलब जो गीच गीच जैसा दिख रहा है, मतलब वो कंजस्टेड है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ऐसा ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा कुछ पढ़ चुके थे कि यहां पे देखोगे तो इतने एरिया में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इतने एरिया में दो ही फील्ड लाइन क्रॉस कर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी है वो वीक है कंपेयर टू दिस रीजन, है कि नहीं? ऐसा आपने वहां पे भी पढ़ा था, स्टडी किया था। यस और नो? एंड द लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। ऐसा क्यों? दो फील्ड लाइन, वैसे ये वाला पॉइंट वहां पे भी पढ़े थे कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी होता है। ये सुनो, ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन है, मान लो कि ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए तो जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है ना, वहां पे बच्चों आपको दो डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो यहां पे आप दो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, एक ये डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ये डायरेक्शन में भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको क्या माने, मतलब कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करे भाई? क्या इसको मैं ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करूं या ये डायरेक्शन? एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर मान लो कि गलती से हमने ऐसा मान लिया, देखो ये मानने के लिए होता है, ये सुनो, बाकी रियलिटी में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मान लो आपने ऐसा मान लिया कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ये सुनो, एक पॉइंट के ऊपर आप फील्ड की एक ही डायरेक्शन पता लगा सकते हो, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। बाकी रियलिटी में तो कभी नहीं करेगी। लेकिन अगर एक एक टाइम के लिए ऐसा मान लिया जाए कि आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि भाई मान लो कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो
तो भी आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन मिलेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि आपने जो अज्यूम किया ना वो एजम्पशन ही गलत है। ये सुनो, समझ में आ गया? तो ये 4 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो आपको याद रखनी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको ये इतने 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं और साथ में ये दोनों फिगर भी बनानी पड़ती है। ये सुनो, क्लियर है? तो सोलेनोइड को भी अब से हम क्या मानेंगे, क्योंकि अगर हम करंट कैरिंग लूप को अगर डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो भाई सोलेनोइड को भी हम डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस और नो? तो ये बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड दोनों हमारे लिए क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है। यस और नो? तो फील्ड लाइन का यूज क्या है? तो सीधी सी बात है, किसी भी मैग्नेट का फील्ड कैसा है, कितना फैला हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में कैसा है, कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है, वो सारी चीजें पता लगाने के लिए ऑन पेपर हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करके ड्रॉ किया गया हो, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस सुनो, फील्ड लाइन की यही रिक्वायरमेंट, वो एक कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में ऐसा नहीं, लेकिन रियलिटी में हाँ आप इसका नेचर देख सकते हो कि हाँ भैया ये ऐसा हो रहा है, ये वाला कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप उसका नेचर कुछ ऐसा ही आप दिखा सकते हो। या सुनो, यहाँ पे ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। या सुनो, लेकिन हमें सिर्फ ऑन पेपर दिखाना है तो हम फील्ड लाइन का यूज कर लेंगे और फील्ड लाइन से पता लगा लेंगे कि भैया इसका फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। या सुनो, इसी से तो पता लगा पाए ना कि भाई बार मैग्नेट का जैसा फील्ड है वैसा ही फील्ड सोलेनोइड भी दे रहा है, वैसा ही फील्ड करंट कैरिंग लूप भी कुछ दे रही थी। यस नो? इसलिए तो हम दोनों को कंपेयर कर पाए थे। याद करो ना वो वाला केस जहां पे हमने करंट कैरिंग लूप को डाइपोल की तरह माना था, अज्यूम किया था। यस नो? कुछ याद आया? कुछ याद आया? तो कैसे पता लगा? कैसे पता है? फील्ड से, मतलब कि फील्ड लाइन से तो पता लगा है कि भाई बार मैग्नेट की फील्ड ऐसी दिखती है, और वो हमने करंट के लूप की अगर फील्ड लाइन ड्रॉ की तो हमें उसके जैसी कुछ दिखी थी, सोलेनोइड की भी ऐसे दिखे, तो हम मान सकते हैं कि सोलेनोइड भी कुछ बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि वो भी डाइपोल है। ये सुनो, तो हम इतना कर सकते हैं फील्ड लाइन से। फील्ड लाइन से फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक, वो पता लगा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है वो पता लगा सकते हैं। अगर किसी इसका फील्ड ऐसा है तो उसको मैच करने वाला फील्ड कौन सा और मटेरियल है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको मैच करने वाला फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, तो वो भी पता लगा सकते हैं। ये सुनो, तो ये सारे उसके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं फील्ड लाइन को। इसीलिए हम ऑन पेपर अगर किसी मटेरियल का फील्ड अगर शो करना चाहे तो हम वहां पे फील्ड लाइन का ही यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे बहुत सारे हमने ऐसे फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है तो हम इसी फील्ड लाइन को ही शो करते हैं। यस, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। कई बार डायरेक्शन वगैरह से हमें पता लग सकता है, इसलिए फील्ड लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है ऑन पेपर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ये फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। यस और नो? तो इसकी 4 प्रॉपर्टी है। ये चारों प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी तो ऐसी है वो जो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपने पढ़ी थी। यस और नो? बस एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है, उससे डिफरेंट है, वो भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पे ऐसा था कि वो क्लोज लूप नहीं बना रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो क्लोज लूप बनाएगी, क्योंकि यही एक डाइपोल ऐसा है कि जो अपने साथ नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल को लेके चलता है। और बाहर देखे, मैग्नेट के बाहर देखे तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से लेके साउथ जाती है, और अंदर देखे तो वो साउथ से लेके नॉर्थ जाती है, इसीलिए वो क्लोज लूप बनाती है। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों आज हमने सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसका। तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टडी किया, तो हिस्ट्री वगैरह हमें गए थे, एक स्टोरी वगैरह देखी, इसका एक छोटा सा वीडियो देख लिया कि भैया वो क्या था, वो इंजीनियरिंग कमाल का इंजीनियरिंग था, उस जमाने में बनाया गया था। ठीक है, आप समझ सकते हो उस जमाने में कितना लॉजिक लगा। इसका कंस्ट्रक्शन देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये क्यों एक कमाल की लॉजिक, मतलब कि कमाल का वो मॉन्यूमेंट क्यों बना, चैरियट ये जो है इतना फेमस क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या, वो राजा जंग जीत गए थे इसके लिए नहीं, वहां पे कमाल की इंजीनियरिंग यूज की है। वो जमाने में गियर सिस्टम यूज की गई थी वो जमाने में। यस नो? तो आप उसका कंस्ट्रक्शन का थोड़ा वीडियो देखोगे तो पता लगेगा कि कैसे ये उन्होंने बनाया था। ये रथ ऐसे नहीं बना था, तो कितना दिमाग लगा कि अगर ये पहिया घूमता तो ये सुई इतनी घूमती, ये पहिया घूमता तो सिर्फ, अगर एक ही पहिया घूमता तो कैसा होता, तो ये सुई कौन सी डायरेक्शन में घूमती, वो सारा लॉजिक वगैरह लगा के उन्होंने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। तो आप YouTube पे जाके उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हो, बहुत ही कमाल का इंजीनियरिंग था, सच में कमाल का इंजीनियरिंग था। यस नो? मतलब उस टाइम पे इतना सोचना काबिल तारीफ होता है भाई।
उसी को सच में इंजीनियर बोला जाता है, जिन्होंने ये बनाया था। ठीक है, चलो उसके बाद छोड़ो, अभी वापस उसमें नहीं जाना। फिर हमने देखा कि कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग टू दी मैग्नेटिज्म, मतलब कि हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट को अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो नॉर्थ से साउथ वाली डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि दो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, दो नॉर्थ के बीच में, दो साउथ के बीच में हमेशा रिपल्जन होता है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ये सुनो, फिर हमने ये देखा कि भाई कभी भी नॉर्थ एंड साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर दो टुकड़े भी करोगे तो दोनों टुकड़े अलग से अपना नॉर्थ साउथ पोल बना लेंगे और वो अलग से मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। एंड यहाँ पे किसी भी आयन मटेरियल और उसके एलॉयज को मैग्नेट बनाना पॉसिबल है। उसके लिए मैंने बोला था कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, वैसे करना नहीं है लेकिन आप देख सकते हो, आपने शायद पढ़ा होगा स्टडी में लोअर स्टैंडर्ड में कि किसी भी लोहे की सुई को अगर आप जमीन में गाड़ दो और थोड़े टाइम के बाद उसको बाहर निकालो, तो थोड़ा टाइम देना है तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये सुनो, लेकिन वो डे टू डे लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था स्क्रू ड्राइवर का, मैग्नेट वाले जो आते हैं तो स्क्रू भी कहीं ना कहीं वो अभी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, जैसा जितना आप उसको यूज करते जाओगे, वही स्क्रू को उसी मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर से यूज करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वो भी स्क्रू भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करने लगेगा। यस और नो। फिर हमने देखा बार मैग्नेट, उसकी फील्ड लाइंस कि ये एक्सपेरिमेंट आप YouTube पे जाके देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट देखने के लिए ये हमारे लिए छोटा सा पॉइंट है कि भाई बार मैग्नेट उसकी फील्ड लाइन कैसी दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी। आपको कोई ड्रॉ करने को नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ये आप ऐसी फील्ड लाइन जनरेट कर सकते हो। इसका ये पूरा जो फील्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर आप जनरेट कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, बार मैग्नेट के ऊपर एक ग्लास का एक छोटा सा एक थीन पतला सा एक लेयर रखना है, एक ग्लास लेयर रखना है, उसके ऊपर आपको आयन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है, तो वो इसी तरह स्प्रिंकल हो जाएंगे, यही पैटर्न बनाएंगे। इसको बोलेंगे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ये सुनो, और फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे जाके हम सभी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही शो करेंगे। इवन जहां जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो करना था तो वहां पे हमने उसी यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन से ही हम उसको शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्ट होता है, जिसका यूज करके हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस नो। और उसकी चार प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी आपको याद रह जाएगी, कुछ भी नहीं है उसमें। बस एक प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे क्लोज लूप बनेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप नहीं बनता था। यस और नो, क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।